24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमले के 2 रोज बाद 26 जनवरी को कीव में एक बुलंदोबाला रिहायशी इमारत को मिसाइल से निशाना बनाया। इससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था। अलबत्ता इमारत मलबे का ढेर बन गई, लेकिन इस इमारत की दोबारा तामीर के लिए $10 लाख और तकरीबन 1 साल का अरसा चाहिए। ये सिर्फ जंग में तबाह होने वाली एक इमारत की कहानी है। यूक्रेन में ऐसी तकरीबन 1,40,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जिनकी रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट अरबों डॉलर्स हैं। ये जंग यूरोप में दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे ज्यादा खूनरेज साबित हुई है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 24 फरवरी 2022 से 21 मई 2023 तक 8,895 सिविलियंस हलाक और 15,117 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 15,000 से जायद लापता हैं। ताहम दोनों मुल्कों की अफवाज में जानी नुकसान कई गुना ज्यादा है। अमरीकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 3.5 लाख यूक्रेनी और रूसी फौजी हलाक हो चुके हैं। मगरबी सिफारतकारों का कहना है कि सिर्फ रूसी फौज में हलाकतों और जख्मियों की तादाद तकरीबन 2 लाख से जायद है। जंग की वजह से तकरीबन 1,70,00,000 अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 80 लाख यूक्रेनी हैं। यूक्रेन के तकरीबन 18% रकबे पर रूस काबिज है। 1,40,000 सरकारी दफातर, स्कूल और रिहायशी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। दोनों मुल्कों की मजमूई मईशत को पहुंचने वाला नुकसान नाकाबिले तलाफी है, जिसका शायद ही अंदाजा लगाया जा सके। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक जंग की वजह से 2022 में यूक्रेन का माशी हजम 30% कम हो गया और रवां साल मजीद 3% कमी मुतवक्के है। रूस को सख्त माशी पाबंदियों का सामना है और रवां बरस इसकी शरह नमू 0.7% रहने की तवक्को है। दोनों मुल्कों की इस लड़ाई ने आलमी कमोडिटी मार्केट में जो तूफान बर्पा किया वो अलग कहानी है। ताहाल जंग का इख्तिताम नजर नहीं आता। सितंबर 2022 में वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय कमीशन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन की तबाहशुदा अमलाक की तामीर नौ के लिए तकरीबन $350 अरब दरकार हैं। जैसे जैसे जंग तूल खींच रही है, ये लागत बढ़ती जाएगी। कुछ आलमी अदारों का अंदाजा है कि तामीर नौ के लिए मजमूई तौर पर $1 ट्रिलियन दरकार हैं, लेकिन यूक्रेन को बुनियादी जरूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रिहाइश गांवों, अस्पतालों और स्कूलों की तामीर नौ के लिए तकरीबन $150 अरब की हंगामी तौर पर जरूरत है। यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूरोप, अमेरिका और बरतानिया मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर यूक्रेन की तामीर नौ के लिए दरकार सरमायाकारी का मुआहदा किया है। यूक्रेन ने ऐसी ही एक डील JP मॉर्गन के साथ भी की है, जबकि यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने यूक्रेन को रिकंस्ट्रक्शन के लिए तकरीबन $57 अरब देने का वादा किया है। अब यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूरोपीय रहनुमाओं की नजरें 200 अरब यूरो मालियत के उन मुंजमद असासों पर है जो रूसी सेंट्रल बैंक की मलकियत हैं, मगर मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में मौजूद हैं। 20 अरब यूरो के रूसी अरबपतियों के असासे इसके अलावा हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप की माशी बहाली के लिए 3 अप्रैल 1948 को मंजूर होने वाले मार्शल प्लान की मालियत तकरीबन $13 अरब थी। आज के लिहाज से ये रकम $224 अरब बनती है। जंग के बाद बहाली का अमल न सिर्फ तवील और मुश्किल होता है, बल्कि तामीर नौ के लिए भारी अखराजात की भी जरूरत होती है। यूरोप को दूसरी जंग अजीम के बाद मईशत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में तकरीबन चौथाई सदी लगी। जापान की मईशत को जंग से कबल का ग्रोथ रेट हासिल करने में तकरीबन 23 साल लगे। 80 की दिहाई के ईरान इराक जंग के बाद दोनों ममालिक माशी तौर पर कभी नहीं संभल पाए। हम नहीं जानते कि रूस यूक्रेन जंग कब इख्तिताम पजीर होगी, तब तक कितना नुकसान हो चुका होगा और जंग के बाद रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी। इसका इन्हिसार हुकूमत की पॉलिसियों पर होगा। मिसाल के तौर पर हुकूमत तमाम शराइत खत्म करके बैरूनी सरमायाकारों के लिए दरवाजे खोल दे तो जो माशी बहाली 10 या 20 सालों में होनी है वो जल्दी भी हो सकती है, लेकिन फिर भी भारी कीमत पर, कई $100 अरब खर्च करके। यूक्रेन की रीबिल्डिंग की लागत कितनी हो सकती है, इस सवाल का दुरुस्त जवाब देना मुमकिन नहीं। न ही इसका मुआजना माजी के वाकयात से हो सकता है, क्योंकि हर मुल्क और कौम की तरक्की की सलाहियत और वहाँ सरमायाकारी के अवामिल मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी की निस्बत बरतानिया में कम तबाही हुई, लेकिन जर्मन कौम ने बरतानिया के मुकाबले में मुल्क को जल्दी पांव पर खड़ा कर लिया।
البتہ جلد بحالی کا انحصار دو چیزوں پر ضرور ہے: ایک، بحالی کے عمل کو سپورٹ کرنے والے اداروں کی موجودگی، اور دو، تربیت یافتہ لیبر جو باہر سے ملنے والی سرمایہ کاری کو ملک کی ترقی کے لیے درست طریقے سے استعمال کر سکے۔ تاہم جنگ سے قبل یوکرین کو عمر رسیدہ آبادی اور کم شرح پیدائش جیسے مسائل درپیش تھے، اور یہاں بے روزگاری بھی عروج پر تھی، جس کی شرح گزشتہ سال تقریباً 25% رہی۔ پھر جنگ کے بعد 80 لاکھ یوکرینی اپنا ملک چھوڑ کر مہاجر بن کے دوسرے ممالک میں رہنے لگے۔ تو معاشی بحالی اور ریکنسٹرکشن کے لیے یوکرین کو ہیومن کیپٹل کی قلت کا سامنا ہے۔ شاید جنگ ختم ہونے کے بعد تربیت یافتہ یوکرینی اپنے ملک میں معاشی بحالی کے لیے لوٹ آئیں۔ تاہم اس سے بھی بڑا مسئلہ سرمایہ کی فراہمی کا ہے کہ بحالی کے لیے پیسہ کون دے گا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین 57 ارب ڈالرز کا وعدہ کر چکے ہیں، لیکن اصل ریکنسٹرکشن کاسٹ کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کے لیے یورپی حکام کی نظریں 200 ارب یورو کے منجمد روسی اثاثوں پر ہیں۔ مذکورہ اثاثوں کو کیسے استعمال میں لایا جائے جس سے یوکرین کی ریکنسٹرکشن کے لیے مطلوبہ اربوں ڈالرز حاصل ہو سکیں، اس حوالے سے تاحال یورپی رہنماؤں کے درمیان اتفاق رائے ہونا باقی ہے۔